स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। अभी हमने हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा था? हिंदी व्याकरण में पार्ट 19 पढ़ा था ना, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन। अभी हम 19 के बाद डायरेक्ट पार्ट 24 पार्ट 24 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। अगर हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ रहे हैं तो गद्यांश दो तरह के होते हैं ना, पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश। तो पहले इनके बारे में समझ लें क्या होता है। पहले आप हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कीजिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 93, उसमें दिया है ना अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो पहले ना पढ़ा हो। अपठित क्या होता है? जो हमने कभी पहले ना पढ़ा हो, हमारे लिए नया होता है वो। अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखने से भाषा को समझने की क्षमता विकसित होती है। तो अपठित गद्यांश में क्या है? एक छोटा सा गद्यांश, छोटा सा कहानी का पार्ट दिया रहता है, छोटी सी कहानी दी रहती है। हम उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ के समझते हैं बहुत अच्छे से, 2 या 3 बार हमें उसको पढ़ना होता है। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें उनके आंसर्स देने होते हैं। तो अपठित गद्यांश तो आपको समझ में आ गया ना, जो हमने पहले नहीं पढ़ा हो। अभी पठित गद्यांश क्या होता है? जो हमने पहले पढ़ा हो, जो हमारी बुक से, हमारी पुस्तक से ही किसी भी कहानी का छोटा सा पार्ट लिखा रहता है। उसी पार्ट में से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन के आपको आंसर उसी गद्यांश में से निकाल के पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? वो गद्यांश 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है, शांत होकर समझना है। फिर उसके क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर्स को उस गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे भाषा को समझने की क्षमता विकसित होती है, मतलब बढ़ती है। किसी अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पूर्व निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी गद्यांश को हम पढ़ के जब उसके आंसर्स लिखते हैं, उसको लिखने से पहले हमें ये बातें ध्यान देनी चाहिए। क्या क्या? गद्यांश को 1 या 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश में कही गई मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित कीजिए, मतलब मुख्य बातें, मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में से उत्तर ढूंढने चाहिए। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़कर उसमें से उत्तर ढूंढेंगे, कहाँ पर उसका उत्तर लिखा है। फिर उत्तर संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखना चाहिए। जो आंसर होता है हमें छोटा, संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा, और इजी लैंग्वेज, सरल भाषा मतलब इजी लैंग्वेज में लिखना है, जो समझ में आए। अब इसमें नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक गद्यांश दिया है ना छोटा सा, उसको पढ़ना है और उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से गद्यांश क्या है। हमने प्रैक्टिस शीट में भी गद्यांश दिए हैं ना, तो उसको आप इतने सारे गद्यांश और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार गांधी जी से मिलने चीन से एक आदमी आया। उसने उन्हें चीनी मिट्टी का एक खिलौना भेंट में दिया। गांधी जी को खिलौना बहुत पसंद आया, वे हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। तो क्या, एक चीन से एक आदमी गांधी जी से मिलने आया, उसने उन्हें गांधी जी को क्या दिया? एक चीनी मिट्टी का खिलौना। गांधी जी उसे अपने साथ रखते थे, उसकी देखभाल करते, जहाँ भी जाते उस खिलौने को साथ ले जाते, काम करते समय भी खिलौने को अपने सामने रखते थे। खिलौना देखने में बहुत ही साधारण था, बहुत सिंपल खिलौना था जो गांधी जी को मिला था। 3 बंदर थे उस खिलौने में। क्या थे? 3 बंदर थे। एक ने अपना मुंह बंद कर रखा था, दूसरे ने अपनी आंखें तथा तीसरे ने अपने कान बंद कर रखे थे। एक आदमी ने बापू से पूछा, आप इस साधारण से खिलौने को सदा अपने साथ क्यों रखते हैं? बापू ने कहा, जिस बंदर ने अपना मुंह बंद कर रखा है वह मुझे सिखाता है कि झूठ मत बोलो, किसी को बुरा मत कहो। दूसरा बंदर मुझे सिखाता है कि बुरी चीज या किसी की बुराई मत देखो। एंड तीसरा बंदर जिसके कान बंद हैं वो मुझे सिखाता है कि किसी की बुराई मत सुनो, सदा अच्छी बातें सुनो। तो उन्होंने टॉय में से, वो खिलौने में से भी एक कुछ ना कुछ सीख निकाली ना। अभी इसमें ये छोटा सा गद्यांश था, अब इसमें क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को खिलौना किसने दिया था? गांधी जी को किसने दिया था खिलौना? कहानी में बताया गया ना, सबसे पहले गांधी जी को खिलौना एक आदमी ने दिया था। खिलौना किस चीज़ का बना था? खिलौना चीनी मिट्टी का बना था। पहला बंदर क्या सिखाता है? पहला बंदर सिखाता है झूठ मत बोलो, किसी को बुरा मत कहो। दूसरा बंदर क्या सिखाता है? दूसरे बंदर ने आंखें बंद की थी ना, तो बुरी चीज़ या किसी की बुराई मत देखो। अभी हो गया, अभी अभ्यास करते हैं इसका। अभ्यास में एक हमको गद्यांश दिया है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर्स देना है।
गद्यांश में क्या है, सरीना बहुत प्यारी लड़की थी, वह अक्सर बीमार पड़ने का बहाना करती थी। एक दिन सरीना के हाथ में दर्द था, वह हाथ में पट्टी बांधकर स्कूल गई। उस दिन उसकी गणित की परीक्षा थी। उसने अध्यापिका से कहा कि वह परीक्षा नहीं दे पाएगी। अध्यापिका ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हारी परीक्षा ले लूँगी। तो सरीना ने क्या किया, उसके हाथ में दर्द हो रहा था, उसने पट्टी बांध ली। और उस दिन गणित मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो उसने कहा मेरे हाथ में दर्द है, पट्टी बंधी हुई, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। तो अध्यापिका टीचर ने क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम तुम्हारा बाद में ले लूँगी, तुमसे सवाल पूछ लूँगी। कुछ दिनों बाद अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा थी। सरीना आज गले में पट्टी बांधकर आई थी। अध्यापिका ने कहा अरे सरीना, मैं तो आज तुम्हारी परीक्षा लेने का सोच रही थी, पर कोई बात नहीं, बाद में ले लूँगी। तो जब मौखिक परीक्षा मतलब बोलकर सुनानी थी, तो उसने गले में पट्टी बांध ली कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे गले में दर्द है। अध्यापिका टीचर ने क्या कहा, अरे मैं तो आज सोच रही थी तुम्हारी परीक्षा ले लूँ, पर कोई बात नहीं, किसी और दिन ले लूँगी। जिस दिन स्कूल में खेल कूद मतलब गेम्स का एग्ज़ाम था, उस दिन सरीना पैर में पट्टी बांध कर आई थी और बड़ी उदास बैठी थी। सब बच्चे खेल कूद कर रहे थे और वह बैठी थी। वह उदास क्यों थी, क्योंकि उसको एग्ज़ाम नहीं देना था, वो पैर में पट्टी बांध कर आई थी और सभी लोग खेल रहे थे, सभी बच्चे, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अध्यापिका उसके पास आई और बोली सरीना, कहीं तुम्हारी आंखों में दर्द तो नहीं हो रहा? सरीना ने कहा नहीं। अध्यापिका बोली जिस दिन तुम्हारी आंखों में दर्द होगा उस दिन आंखों पर पट्टी बांध लेना, तब हम सब समझ जाएंगे कि तुम्हें झूठ बोलने में शर्म आने लगी है। अभी अध्यापिका उसकी मस्ती को समझ गई थी कि वो हमेशा झूठ बोल रही है। उसके ना हाथ में दर्द था, ना ही गले में दर्द था और ना ही उसके पैरों में कोई दर्द हो रहा है। गलती पकड़ ली, इसीलिए उन्होंने कहा था ना कि जब तुम्हारी आंखों में दर्द हो तो आंखों में भी पट्टी बांध लेना, तब हम सब समझ जाएंगे तुम्हें झूठ बोलने में शर्म आने लगी है। तो इसका मतलब सरीना को झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए ना, क्योंकि वो डेली झूठ बोलती थी। एक दिन तो हो सकता है दर्द, पर हर एक एग्ज़ाम में उसको दर्द कैसे हो सकता है। इसीलिए टीचर ने उसको डांटा नहीं, बड़े आराम से वो उसकी बात का उसको एहसास, उसकी गलती का उसको एहसास दिलाया। अभी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए, उनके हमें आंसर देना है। नंबर का, सरीना कैसी लड़की थी? सरीना बहुत प्यारी लड़की थी, ऐसा दिया है ना। सबसे पहले गद्यांश में सरीना ने हाथ में पट्टी क्यों बांधी थी? सरीना ने हाथ में पट्टी इसलिए बांधी थी क्योंकि उसके हाथ में दर्द था। खेलकूद की परीक्षा के दिन सरीना क्यों उदास थी? खेलकूद की परीक्षा के दिन सरीना पैर में पट्टी बांध कर आई थी। सभी बच्चे खेल रहे थे पर वह खेल नहीं सकती थी, इसलिए उदास थी। अध्यापिका ने सरीना को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कहा? अध्यापिका ने सरीना को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए इसलिए कहा ताकि उसे पता चल जाए कि अध्यापिका उसके झूठ को समझ गई हैं और उसे अपनी गलती पर शर्म आए। अभी नेक्स्ट एक और गद्यांश दिया है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे हैं, आपको गद्यांश पढ़ना है और इसके आंसर क्वेश्चन के देने हैं। एक बार एक साधु बगीचे में विश्राम कर रहे थे। वहाँ आम के पेड़ लगे थे, वहीं कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। इतने में किसी बात को लेकर बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। एक बगीचे में आम के पेड़ के पास एक साधु विश्राम कर रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। विश्राम मतलब आराम, रेस्ट कर रहे थे। तो वहीं कुछ बच्चे बगीचे में खेल भी रहे थे, बट किसी बात को लेकर उन बच्चों में झगड़ा हो गया। वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। उनके बीच तू मैं काफ़ी बढ़ गई। तू मैं जानते हो, मतलब जब झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को कैसे बोलते हैं ना, तो उसको तू मैं बोलते हैं। जिसे देखकर साधु बहुत दुखी हुए। उनको बहुत दुख किया कि इतने छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने प्यार से बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए बोले, बच्चों देखो, आपस में झगड़ा मत करो, विनम्र बनो, प्यार से एक साथ खेलो। विनम्रता का गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने क्या समझाया कि एक दूसरे से झगड़ा मत करो, पोलाइट मतलब विनम्र बनो, प्यार से एक साथ खेलो। विनम्रता का गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए हमें भी विनम्रता के गुण को अपनाकर अपने साथ मिलजुल कर, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। साधु कहाँ विश्राम कर रहे थे? साधु बगीचे में विश्राम कर रहे थे ना, आम के बगीचे में। तो आंसर होगा साधु आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचे में किसके पेड़ लगे थे? बगीचे में आम के पेड़ लगे थे। बच्चे किससे झगड़ा कर रहे थे? बच्चे आपस में एक दूसरे से झगड़ा
कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु ने बच्चों को कौन सा गुण अपनाने के लिए कहा? साधु ने बच्चों को विनम्रता का गुण अपनाने के लिए कहा। अभी ये भी पैसेज हो गया ना, ये भी गद्यांश हो गया। अभी इसके भी क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो हमें किसी भी गद्यांश के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उस गद्यांश को 2 से 3 बार अच्छे से प्रॉपरली रीड करना है। तो आप ये गद्यांश 1-2 बार और पढ़ेंगे पूरा पार्ट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सीन पैसेज और अनसीन पैसेज सिमिलर होते हैं, बट इतना अंतर होता है सीन पैसेज में, मतलब पठित गद्यांश में ये होता है कि वो हमारी बुक से ही किसी पार्ट का थोड़ा सा पार्ट लिखा रहता है, और अपठित गद्यांश ऐसा होता है वो हमारी किसी बुक से नहीं होता है, हमारे लिए नया होता है। बाकी दोनों में क्वेश्चन तो उसी गद्यांश से ही पूछे जाते हैं जो दिया रहता है। तो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने हैं। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ इतने थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं।